हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। ये हमारी एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ एक्ट्स जो मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ एडीपीओ एग्ज़ाम और कुछ अन्य एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम में आने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में भी बहुत सारे एक्ट्स कवर करने वाले हैं और आज जिस एक्ट को हम डिस्कस करेंगे वो है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तो हाल ही में आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई थी जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने वाले लोगों की संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, उसको नीलाम किया गया और उससे मिलने वाले मनी से वो पूरा डैमेज को कॉम्पेंसेट किया गया। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984। आइए देखते हैं इसके प्रोविजंस। तो इसका जो प्रियम्बल है वो कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद बी एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 35th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ये इसका प्रियम्बल है, इसकी उद्देशिका है और इसका शॉर्ट टाइटल और इनेक्टमेंट हम देख लेते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। बिल्कुल सिंपल है, नॉमेनक्लेचर दिया हुआ एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहले ये एक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टेट पर एक्सटेंड नहीं होता था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 और 35A रिपील किया गया है सारे एक्ट्स अब एप्लीकेबल होने लगे जम्मू एंड कश्मीर पर। और साथ ही इसकी एनफोर्समेंट डेट जो दी हुई है वो है 28th डे ऑफ जनवरी 1984। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रिलिमिनरी में अक्सर डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछी जाती है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं डेफिनीशन। तो पहली डेफिनीशन है मिसचीफ की और इस एक्ट में मिसचीफ की डेफिनीशन दी हुई है क्या, वही जो सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी में है। आइए हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है आईपीसी में 425 में मिसचीफ की डेफिनीशन। हूसोएवर विद इंटेंट और नॉलेज कॉजेज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक और टू एनी पर्सन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कीवर्ड यही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर कोई ऐसा चेंज करता है जिससे वो डिस्ट्रॉय या वैल्यूज की डिमिनिश होती है या फिर इंजूरियसली अफेक्ट होती है, उसको मिसचीफ कहा जाता है। रिश्ती यदि सदोषपूर्ण नुकसान पहुंचाना या डैमेज करना वो मिसचीफ कहलाता है। उसके दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं, है ना। तो ये मिसचीफ की डेफिनीशन है। पब्लिक प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों तरह की प्रॉपर्टी, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, और ये इंक्लूड करती है मशीनरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन बन सकता है वेदर मशीनरी इज इंक्लूडेड। यस, सो इट इज इंक्लूडेड बट इट शैल बी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटी, या फिर कोई ऐसी कॉरपोरेशन जो सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट में इस्टेब्लिश की गई हो, है ना, या फिर कोई ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज जिनको हम कह सकते हैं सेक्शन 617 में जो डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या अंडरटेकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दे, वो भी पब्लिक ऑफिसेज में आ जाता है और ऐसे ऑफिसेज की प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है गैजेट में, उसके लिए ये ज़रूरी है कि या तो वो अंडरटेकिंग होली या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, या फिर 2 और मोर स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, आप आर्टिकल 13 में जो स्टेट की डेफिनीशन है उसको याद कर लीजिएगा, वो सब इसमें इंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं इसके सेक्शन 3 पर। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत छोटा सा एक्ट है, मात्र 7 धाराएं इसमें हैं, 7 सेक्शंस इसमें हैं। थर्ड जो कहता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, एक ऐसी रिश्ती जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। सो हूसोएवर कमिट्स मिसचीफ बाय डूइंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ध्यान देने वाली बात क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी। नॉर्मल मिसचीफ होगा तो वो 425 में पनिशेबल डिफाइंड होगा और आईपीसी में पनिशेबल होगा, ठीक है। वो पनिशेबल होगा which for a term which may extend to 5 years and with fine। 5 साल तक की सज़ा इसके लिए हो सकती है, लेकिन इसमें कौन सा मिसचीफ इंक्लूडेड नहीं होगा, वो जो सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं सब सेक्शन 2 में कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है। ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी जो या तो बिल्डिंग इंस्टॉलेशन या कोई और प्रॉपर्टी है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी से डील करता हो, ठीक है। वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉपर्टी है, या फिर कोई ऑयल इंस्टॉलेशन है, सीवेज वर्क है, माइन या फैक्ट्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर इनसे कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी। आप देखते होंगे न्यूज़ में अक्सर जब भी कोई दंगा फसाद होता है सबसे पहले बसें और ट्रेनें जलवाई जाती हैं, तो वो सब सेक्शन 2 में कवर होती हैं, ठीक है, 2 में कवर होती हैं। तो सब सेक्शन 2 में जो पनिशमेंट है इट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, यानी कम से कम 6 महीने की सज़ा जो 5 साल तक एक्सटेंड होगी। और यहाँ पर एंड विद फाइन है, और नहीं है, एंड है, ठीक है, जेल और फाइन दोनों होगा, ठीक है। हालांकि कोर्ट चाहे तो 6 महीने से कम की सज़ा भी दे सकती है यदि उसे वो जस्टिफाइड लगता है, बट उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों 6 महीने से कम की सज़ा दी गई है, ठीक है। ये था सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 पर आते हैं। सेक्शन 4 भी मिसचीफ की ही बात करता है, लेकिन ये मिसचीफ जो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए होगा वो फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से होगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 या 2 में जो मिसचीफ दिया हुआ है, यदि वो मिसचीफ फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा किया जा रहा है तो फिर पनिशमेंट कैसा होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास होगा जो कम से कम 1 साल का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक का हो सकेगा। और फाइन, एंड विद फाइन, देखिए यहाँ पर फाइन और नहीं एंड है, यानी फाइन तो लगेगा ही, सो दैट कॉम्पेंसेशन कैन बी डन फॉर द डैमेज, ठीक है। उस फाइन से ये कॉम्पेंसेट किया जाता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाया गया है, ठीक है। इसमें भी एक प्रोविजन दिया हुआ है कि 1 साल से कम की सज़ा कोर्ट चाहे तो दे सकता है यदि उसे जस्टिफाई लगता है, लेकिन रीज़न उन्हें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे माननीय न्यायालय के लिए। 5th सेक्शन पर आते हैं। 5th सेक्शन बेल के रिगार्डिंग बात करता है। इसमें लिखा हुआ है नो पर्सन अक्यूज्ड और कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और 4 शैल इफ इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application। यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो प्रोसिक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि भाई बेल तो दी जा सकती है, ठीक है। यहाँ इसका मायना यही है, बेल दी जा सकती है लेकिन प्रोसिक्यूशन को ऑब्जेक्शन रेज करने का एक रीजनेबल मौका दिया जाएगा। ऑल राइट। 6th क्लॉज एक सेविंग क्लॉज है, ठीक है, जो कुछ खासी बात नहीं कर रही है ना, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। और 7th सेक्शन जो है 7th सेक्शन रिपील एंड सेविंग की बात करता है, जो कहता है कि जो ऑर्डिनेंस आया था 1984 में वो ऑर्डिनेंस अब रिपील कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई भी यदि एक्शन लिया गया है तो ये माना जाएगा कि भाई वो इसी एक्ट के अंडर लिया गया है, ठीक है। सो ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। 2009 में केस हुआ था रे
डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। आप जानते हैं रे कब होता है, जब आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई ओपिनियन मांगते हैं, और ऐसे केस में जब सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देता है तब उसके आगे इन रे लिख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी इस एक्ट के मिसयूज को रोकने के लिए। ये एक्ट एलिजिबली बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो उनके मिसयूज को रोकने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, और 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ भी अपॉइंट की थी, जिसमें से पहली कमिटी थी थॉमस कमिटी। आप इस कमिटी का नाम याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने रिकमेंड किया था टू रिवर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ अगेंस्ट प्रोटेस्टर, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रोटेस्टर्स पर डाल देना चाहिए। अभी ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है। देन ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट एक्शन में डैमेज हुई है, ना कि किसी कोलैटरल डैमेज में। और इस तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे किस पर शिफ्ट हो जाएगा, अक्यूज पर, कि वो अपना गिल्ट प्रूफ करें, ठीक है, वो अपना वो अपना इनोसेंस प्रूफ करें। इस तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया जा सकता है। और साथ ही ये कहा कि लॉ में एक प्रिजम्पशन दिया जाना चाहिए कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये किसकी ड्यूटी हो जाएगी, अक्यूज की ड्यूटी हो जाएगी कि वो ऐसे प्रिजम्पशन को रिबट करे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये प्रिजम्पशन रिबटेबल प्रिजम्पशन होगा या इररिबटेबल प्रिजम्पशन, और ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगा या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ऑलराइट। देन मिस्टर फाली नरीमन एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट थे, उनकी एक कमिटी आई थी। उस कमिटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। राइटर्स वुड बी मेड स्ट्रिक्टली लाइबल, ध्यान दीजिएगा इस टर्म पर, स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर द डैमेज एंड कॉम्पेंसेशन वुड बी कलेक्टेड टू मेक गुड द डैमेज, ठीक है। यानी वही बात जो आजकल उत्तर प्रदेश में जिस वजह से ये न्यूज़ में है कि भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी, है आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कठोर दायित्व होगा, और आपसे कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी कहा जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, वेयर पर्सन jointly or otherwise are part of protest which turns violent, results in damage to private or public property, the person who have caused the damage or were part of the protest or who have organized it will be deemed to be strictly liable। यानी कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ हिस्सा ले रहे हो या फिर आपने ऑर्गेनाइज किया है कोई एक प्रोटेस्ट जो वायलेंट हो गया है, तो भी आप स्ट्रिक्टली लाइबल मान लिए जाओगे, ठीक है। और ये डैमेज कौन असेस करेगा, ऑर्डिनरी कोर्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्ट असेस करेगा कि कितना डैमेज हुआ है। थर्ड रिकमेंडेशन जो नारीमन कमेटी ने दिया था वो था हाई कोर्ट शुड ऑर्डर सू मोटो एक्शन एंड सेट अप अ मशीनरी टू इन्वेस्टिगेट द डैमेज कॉस्ट and award compensation wherever mass destruction to property takes place due to protest। यानी कि हाई कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए ऐसे मामलों का, और एक मशीनरी सेट करनी चाहिए जो ऐसे मामलों की जांच करेगी और कंपनसेशन अवार्ड कर सकेगी। ये 2 कमिटीज़ थीं जिन्होंने इस एक्ट के लिए रिकमेंडेशन दिया था। ऑल राइट, सो ये था हमारा एक्ट। आई होप आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। हम अपने अगले लेक्चर में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी डाउट इस एक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आगे लीगल और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू।